फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तीन टर्म आती है, इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस फॉर्मूले के अंदर तीन टर्म आ रही, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क। तो हमें उसी को समझना है कि ये फर्स्ट लॉ डिराइव होता कैसे है। तो पहली टर्म आ रही है इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की एनर्जी, किसी भी सिस्टम के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन में कि एनर्जी क्या, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हो क्या रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा कैसे और कौन कौन से एनर्जी का एक्सचेंज होगा? तो यहाँ पे जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी उन सबका सम क्या होगा, उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। वो कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ईटीसी। और भी तरह की एनर्जी होगी, वो भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में काउंट होगी। मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? सम ऑफ द ऑल द एनर्जीज, जितने भी एनर्जी उनको जोड़ देंगे तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। अब सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर रहा है। एनर्जी गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, क्या कह सकते हैं कि वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किस तरह से होगा? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हम तीन तरह से कर सकते हैं। पहला, बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट, बाय द एक्सचेंज ऑफ हीट। या तो वो हीट एब्जॉर्ब करे या फिर वो हीट रिलीज करे। दूसरा क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम पे या तो वर्क करके हम इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं, या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम करके उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, या फिर मास गेन और मास लॉस करके। तो मास गेन और लॉस करके तो आइंस्टीन का एक फॉर्मूला ऐसी रही, बराबर mc स्क्वायर। अगर मास बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और मास कम होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो बेसिकली क्या हो गया कि इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम के अंदर जिस तरह की एनर्जी है वो सब क्या कहलाएगी? उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो। और इंटरनल और थर्मोडायनेमिक्स बेस इसी पर है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होना। तो तीन तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, और हर एक पॉइंट को अब हमें डिटेल से समझना है कि किस तरह से ये। अब मास गेन और लॉस का तो पता चल गया कि इस तरह से लॉस होगा। हीट और वर्क क्या है? हीट और वर्क करने से कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी उसको अब समझेंगे। अब फर्स्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। वर्क करके हम इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। तो हमें क्या करना है? इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है सिर्फ वर्क करके। तो हम क्या करेंगे? हीट का ट्रांसफर रोक देंगे। हीट मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर कब रुकेगा? जब हम एडियाबैटिक वॉल लेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या है? नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। अब हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, ये पता है, बट इसको हम यहाँ प्रूव भी करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, ठीक है। और ये भी पता करेंगे कि जो वर्क करने पर इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आता है, ठीक है। अब वर्क करने के दो तरीके, हम ये पता है कि वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है। जबकि इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं? ए मेरी इनिशियल स्टेट है, बी मेरी फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब ए से बी जाने के लिए मेरे पास दो पाथ है, पाथ फर्स्ट और पाथ सेकेंड। दोनों में मैं क्या कर रहा हूं? वर्क कर रहा हूं। एक में मैं मैकेनिकल वर्क कर रहा हूं और एक में इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा हूं। और दोनों का जो वर्क है वो मैं सेम कर रहा हूं, 1 किलो जूल वर्क कर रहा हूं दोनों पे। दोनों की हमको जाना है ए से बी की तरफ ये, लेकिन दो अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं। बट बाय डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क, 1 किलो जूल जो सेम अमाउंट ऑफ वर्क हम दोनों तरफ सेम वर्क करें। मैकेनिकल वर्क भी 1 किलो जूल कर रहा है और इलेक्ट्रिकल वर्क भी 1 किलो जूल कर रहे हैं। अब माना कि इनिशियल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी वो E1 है और टेम्परेचर क्या है? T1 है। और उसी तरह पार्ट 2 के अंदर भी इंटरनल एनर्जी E1 और टेम्परेचर T1 है। जब वो ए से बी में जा रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगा? E2।
और टेम्परेचर T2 हो गया। इसी तरह 5 सेकंड में भी T1 और T2 हो गया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। अब हमने क्या करा, दोनों पाथ पे सेम अमाउंट ऑफ वर्क अप्लाई करा है 1 किलो जूल। तो ये टेम्परेचर है फाइनल स्टेट का, वो हमें बता रहा है कि जब ए से बी में जा रहा हूं तो बी का टेम्परेचर जो पाथ 1 में आ रहा है वो T2 और 5 सेकंड में फाइनल स्टेट का टेम्परेचर T2 दोनों क्या आ रहे हैं, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर का डिफरेंस लेता हूं तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ए से बी जाना था मुझे 1 किलो जूल वर्क करके, और हमें ये है कि जब ए से बी जा रहे हैं तो फाइनल स्टेट का टेम्परेचर आ रहा है T2 पाथ 1 से, और 5 सेकंड में जो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है दोनों क्या है, सेम है। तो ये इससे पता चल गया कि टेम्परेचर भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। वो डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ से आप उसको टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। इसी तरह एनर्जी में डिफरेंस क्या आएगा, E2 माइनस E1। इसी तरह यहां पर क्या आएगा, E2 माइनस E1। तो हमने क्या करा, सेम अमाउंट ऑफ वर्क अप्लाई करा है। ठीक है, हमने सेम अमाउंट ऑफ वर्क अप्लाई करा है ताकि हमारी जो फाइनल स्टेट है बी, जो दोनों में सेम ही है, हमें ए से बी जाना है बट दो अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं। तो फाइनल स्टेट तो हमारी फिक्स होगी कि बी पर ही जाना है, लेकिन दो अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं। तो हमने क्या करा, सेम अमाउंट ऑफ वर्क अप्लाई करा उससे, और ये पता कैसे चल रहा है कि हम फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, जो फाइनल स्टेट है वो दोनों की सेम है। वो ऐसे पता चला कि जो टेम्परेचर आ रहा है फाइनल टेम्परेचर वो दोनों का सेम आ रहा है। इससे हमें पता चल गया कि जो भी हमारी फाइनल स्टेट है जहां हमें जाना था, दोनों पाथ से हम वहीं पर पहुंचे। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर था वो सेम था। टेम्परेचर में डिफरेंस क्या आ गया, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T1। तो एनर्जी में डिफरेंस क्या आया, T2 माइनस E1। आपको ये पता हो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क कितना आया, जो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस आया होगा उतना ही तो हमने वर्क करा होगा। तो एनर्जी का डिफरेंस इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कि वर्क, ये W आ गया हमारा। एनर्जी क्या हो गई, एक स्टेट फंक्शन है। जो एनर्जी में चेंज आ रहा है दो अलग अलग पाथ से, वो क्या आ रहा है, मेरा सेम आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारा फाइनल स्टेट का जो टेम्परेचर था T2 वो दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और टेम्परेचर क्या है, एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो क्या, वर्क के इक्वल होगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी मेरा क्या है, स्टेट फंक्शन है। बाय डूइंग सम वर्क हमने क्या देखा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आ रहा है। तो चेंज आने के लिए हमने क्या करा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट को हमने यहाँ पे काउंट नहीं करा, एडियाबैटिक वॉल ले ली। और हमने क्या करा, जब ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, वो दोनों पाथ में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस वजह से दोनों की इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी। तो इससे पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी को हम ई से भी डिनोट कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी ई से या फिर यू से इसको डिनोट कर सकते हैं। एनर्जी की यूनिट तो हम जूल में लेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। ये तो पता है जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो बाय डूइंग सम वर्क हाउ वी कैन एक्सचेंज द एनर्जी, ये हमें पता लग गया है। और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, वो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि आप पाथ 1 फॉलो करो या पाथ 2 फॉलो करो, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो सेम आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्क क्या कर रहे हैं, सेम लिया था। तो हमें ये वर्क हमने दोनों का सेम इसलिए लिया था कि हम पता लगा सके
कि इंटरनल एनर्जी का स्टेट फंक्शन है या नहीं है। और ये भी पता चल रहा है इस टॉपिक में कि इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर में जितना चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में भी चेंज उतना ही आएगा। दूसरा हेडिंग है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय एक्सचेंज ऑफ हीट। पहला था वर्क, बाय डूइंग वर्क हम कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय एक्सचेंज ऑफ हीट, कि हीट के एक्सचेंज करने पर इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आएगा। तो जैसे फर्स्ट केस में हमने क्या करा था, जब हमें वर्क से एनर्जी में चेंज लाना था तो हमने क्या करा था, हीट का ट्रांसफर हो गया था, एडियाबैटिक वॉल ली थी। इसी तरह जब हमें एक्सचेंज ऑफ हीट करना है तो हम यहाँ पे कोई वर्क नहीं करेंगे। विदाउट डूइंग वर्क हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना है बाय एक्सचेंज ऑफ हीट। जब हीट का एक्सचेंज करना है मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट करना है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होगी, जो वॉल होगी, वो हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, थर्मल कंडक्टिंग वॉल लेंगे, तभी वहां पे हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा और एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे वर्क नहीं करना है, विदाउट डूइंग वर्क। और वर्क कब नहीं होगा, जब वहां पे वॉल्यूम में चेंज क्या हो, जीरो हो। जब वॉल्यूम में चेंज जीरो होगा तभी वहां पे कोई वर्क नहीं होगा। वॉल्यूम में चेंज जीरो होने पर वर्क क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, ये आगे वर्क वाले हेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ हीट करने से इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आता है ये समझ लेते हैं। तो हीट का मतलब क्या है वो समझना जरूरी। पहले हीट प्रोड्यूस होती कैसे है। हीट क्या है, क्यू, जिसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। आप एक गर्म रॉड है एक साइड से, ठीक है, बहुत ही हॉट रॉड है एक साइड से, गर्म है वो, तो हीट का फ्लो कहां से होता है, हाई से लो की तरफ होगा, ये अपन को पता है। ठीक है, जब हीट का फ्लो हाई से लो की तरफ हो रहा है तो जो रोड का जो पार्ट हॉट है और जो कूल है, तो हीट का ट्रांसफर कहां होगा, हाई से लो की तरफ होगा। तो वो हाई से लो क्यों हो रहा है, क्योंकि जहां ठंडा है वहां हीट का फ्लो हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो ठंडा पार्ट है रॉड का, वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हीट क्या होती है, हीट इज प्रोड्यूस बाय द एक्सचेंज ऑफ बाय द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। जब दो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है तभी वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। पानी गर्म है, जब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो अपनी हीट रिलीज कर रहा है ठंडा होने के लिए। एक गर्म पानी में रखा हुआ है, गर्म पानी है, जब ठंडा होगा तो क्या कर रहा है, अपनी हीट रिलीज कर रहा है। ठंडा होने का मतलब क्या है, वो अपनी हीट रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज क्यों हो रही है, जिस बीकर में पानी रखा है गर्म और बाहर सराउंडिंग है, दोनों का टेम्परेचर में क्या है, डिफरेंस है। बीकर का पानी, बीकर में जो पानी रखा है वो गर्म है, उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब दो जगह टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया तो हीट का फ्लो कहां से होगा, बीकर से सराउंडिंग की तरफ होगा। तो वहां पे क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, और टेम्परेचर डिफरेंस आते ही वहां पे क्या हो गई, हीट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, ये तो हीट की डेफिनेशन पता चल गई, आगे भी इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे। तो मैंने क्या करा, नॉर्मल वाटर रखा, नॉर्मल वाटर एक बीकर में, और इसको मैंने एक बड़े से टब में रख दिया जिसमें हॉट वाटर है। ठीक है, अब क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और अंदर का कम है, तो क्या होगा, हीट का एक्सचेंज कहां से होगा, अंदर, बाहर से अंदर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। क्योंकि हीट का फ्लो हमेशा कहां से होता है, हाई से लो की तरफ हीट का फ्लो होगा। जब हीट का फ्लो होगा तो यहाँ पे कुछ क्या होगा, क्या एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। बाहर जो ज्यादा हीट थी वो वहां पे क्या एनर्जी थी, वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो दोनों इंटरनल सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी पहले थी, पहले E1 थी, जब ये बीकर में ऐसे रखा हुआ था। जब मैंने इसको हॉट वाटर टब में रखा तब इसमें यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में जब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ तो जो इसकी जो फाइनल स्टेट आई उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, E2। ठीक है, जब हीट बाहर से अंदर जा रही तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आ गई, डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 इक्वल टू Q। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, हीट के बराबर आ रहा है। क्यों, अपन को ये भी पता है कि हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है। दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है तभी तो वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। और टेम्परेचर में डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, जब टेम्परेचर में डिफरेंस आया तो हीट प्रोड्यूस हुई, और उसी हीट की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो गया विदाउट डूइंग वर्क। विदाउट डूइंग वर्क हमने क्या करा,
हीट में एक्सचेंज करने पर उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर दी सिस्टम की। पहले उसकी इंटरनल एनर्जी E1 थी जब मैंने उसको हॉट वाटर टब में नहीं रखा, रिजर्वर में नहीं रखा। जब मैं उसको हॉट वाटर रिजर्वर में रख रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे T2 है फाइनल, ठीक है। बाहर टेम्परेचर क्या है, T2 ग्रेटर देन T1 है। टब का टेम्परेचर ज्यादा है और अंदर का कम है, तो हीट का फ्लो कहां से होगा, हाई से लो की तरफ हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले E1 थी, कुछ कम थी, लेकिन जब यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हुआ तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट में चेंज करने पर हीट या तो गेन हुई या लॉस हुई। यहाँ पे सिस्टम ने क्या करा, हीट गेन करी। हीट गेन करने पर उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आ गया, चेंज आ गया। किस वजह से आया, हीट की वजह से, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि हीट में ट्रांसफर करने से कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस कैसे होगी, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जब सिस्टम और सराउंडिंग में के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तभी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये हो गया कि हीट से कैसे हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। अब थर्ड केस है जब हम एक जनरल केस हमने दो चीजें तो देख ली, वर्क और हीट से। वर्क और हीट से हम कैसे उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। अब पहले तो हमने अलग अलग देखा कि सिर्फ हीट नहीं, हीट का ट्रांसफर हो रखा है, एडियाबैटिक वॉल ले रखी है, तो वर्क के थ्रू इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आ रहा है। बाद में देखा कि हीट के थ्रू इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आ रहा है। अगर अब केस ये है कि अगर मैं दोनों में चेंज लाऊं, दोनों को जोड़ दूं मैं, ठीक है, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, ठीक है। ये दोनों में अगर मैं हीट में भी चेंज ला रहा हूं और वर्क भी कर रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ हीट भी हो रहा है और वर्क भी हो रहा है, तब उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। यही तो आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, D इज इक्वल टू dQ प्लस dW। ये बाय ट्रांसफर ऑफ हीट और बाय डूइंग वर्क इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आ रहा है, वही तो आपका फर्स्ट लॉ बना रहा है। हमें ये पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल जिनका होता है हम उन पे लिमिट लगा के, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे लिमिट लगा के इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं। लेकिन हीट और वर्क दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, उनका क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, उनको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो dQ का क्या रहेगा, Q हो जाएगा, और dW का क्या रह जाएगा, W रह जाएगा। तो ये आपको क्या बन गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब आपने दो पाथ फंक्शन को जोड़ा तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, वो क्या स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये हो गया। अब माना Q भी 0 हो रहा है और W भी 0 हो रहा है, ये कब होगा, जब आपका आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है, ना हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ए कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम की जब Q W 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो ये पहला स्टेटमेंट बन जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। पहला इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यह कह सकते हैं कि एनर्जी neither be created or nor be destroyed। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी
ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमने दो चीजें पढ़ी, हीट में एक्सचेंज करने से क्या हुआ, एनर्जी में एक्सचेंज हुआ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हुई एनर्जी, और बाय डूइंग वर्क करने से भी क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, या ये भी स्टेटमेंट आ गया कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बता रहा है कि हम सिर्फ हीट, जितनी हीट हमने दी, अगर Q पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव का हीट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट ली है, हीट एब्जॉर्ब करी, इसका मतलब क्या हो गया कि हीट एब्जॉर्ब होने से उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, Q के आगे नेगेटिव साइन, इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं Q अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ सिस्टम को, तो उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जितनी एनर्जी दे रहा हूँ उतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्या बता रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बता रहा है कि जितनी मैंने हीट दी उतनी की उतनी एनर्जी, उसको सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है। बट कि इसने ये भी बताया कि Q अमाउंट ऑफ हीट देने पे सिस्टम की एनर्जी, जितनी हीट दी उतनी उसकी एनर्जी बढ़ गई, विदाउट डूइंग सम वर्क, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ वर्क किए, जितनी हीट दी मैंने उतनी की उतनी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये कौन बता रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है, ठीक है, विदाउट डूइंग सम वर्क। और अगर Q अमाउंट हीट रिलीज हो रही है तो Q क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस पे बात करेंगे कि कैसे हीट और वर्क से हम जितने प्रोसेस पढ़े आइसोथर्मल वगैरह, उनके लिए वर्क और हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके लिए इंटरनल एनर्जी क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा। एप्लीकेशन पार्ट के अंदर पहले वर्क को समझना पड़ेगा कि वर्क क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव होगा। उसके बाद हीट को समझेंगे कि हीट क्या होती है, किस किस पे डिपेंड करती है, कैसे प्रोड्यूस होती है हीट, ठीक है।